नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्थदोष। इससे पहले दो दोष हमने पढ़ लिए थे, अभी अब पढ़ेंगे अर्थदोष, जो कि हमारा काव्य दोष के अंतर्गत तीसरा दोष माना जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसा कि लिखा हुआ है, अर्थदोष अर्थात काव्य के अर्थ ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का जब दोष उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थ दोष पाया जाता है। जैसा कि इस परिभाषा में स्पष्ट हो रहा है, देखिए, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो वहां पर अर्थ दोष होता है। यानी काव्य का अर्थ ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाता है? अर्थ दोष पाया जाता है। अर्थ दोष के अंतर्गत एक दोष है जिसे शामिल किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में, वह है दुष्क्रमत्व दोष। देखिए इससे पहले हमने एक दोष और पढ़ा था, अक्रमत्व। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व, इसमें काफी परेशानी हो जाती है विद्यार्थियों को। तो अक्रम यानी इससे पहले जो दोष पढ़ा था अक्रमत्व, अक्रमत्व का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से वाक्य रचना में शब्दों का क्रम गड़बड़ाना, वहां तो होता है अक्रमत्व दोष। लेकिन दुष्क्रमत्व दोष होता है, बिल्कुल लगता तो हमको ऐसा ही है कि अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनमें काफी सारा अंतर पाया जाता है। और अंतर यह होता है कि अक्रमत्व दोष में तो शब्दों का क्रम गड़बड़ा जाता है, जबकि दुष्क्रमत्व दोष की परिभाषा क्या है? जहां शास्त्रों अथवा परंपरा के प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, यानी लोक शास्त्र के अनुसार या परंपराओं के अनुसार जो क्रम होना चाहिए वह क्रम नहीं होता है, वहां दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। जहां तक है मैं दोनों को दोबारा से स्पष्ट कर रहा हूं, अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व। अक्रमत्व यानी जहां पर क्रम पूरी तरह से गड़बड़ा जाए, शब्दों का क्रम अव्यवस्थित हो, वहां अक्रमत्व दोष पाया जाता है। और जबकि ये कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व। दुष्क्रमत्व का अर्थ होता है लोक शास्त्र या किसी भी प्रकार की हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के विपरीत, यानी क्रम उल्टा हो जाए तो वहां पर दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण लेता हूं कि दुष्क्रमत्व दोष कैसे होता है। यानी लोक शास्त्र के अनुसार जो क्रम होता है शब्दों का या किसी वाक्य में, वो किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले मैं एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी से पैसे मांगने का नियम क्या है। आप जानते हैं कि हम किसी से कहें कि भैया ऐसा करो, हमको 10 रुपए दे दो, वो कहता है कि नहीं भैया 10 रुपए नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उससे? 10 नहीं है तो 5 ही दे दो, 2 रुपए ही दे दो। ये होता है क्रम, यानी पहले ज्यादा या बड़ी चीज मांगकर बाद में छोटी चीज मांगना। लेकिन यहां पर पहले कम पैसे मांगकर, यानी पैसे दे दो 5, यानी पहले 5 पैसे मांगे हैं, सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं 5 पैसे नहीं है, तो फिर क्या कहा गया है कि 5 नहीं है तो कोई बात नहीं 10 ही दे दो। अरे जब 5 ही नहीं है तो 10 कहां से आएंगे? ठीक है, तो ये लोक शास्त्र के विरुद्ध है। यानी लोक शास्त्र का जो प्रसिद्ध क्रम है या परंपराओं का जो प्रसिद्ध क्रम है उसके विपरीत बात कही गई है, इसलिए यहां पर दुष्क्रमत्व दोष पाया जाता है। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। इसका एक और सीधा सा उदाहरण मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यानी राजा से मांगा जा रहा है कि हे महाराज आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। राजा ने मना कर दिया कि आप इस योग्य हो ही नहीं कि आपको घोड़ा दिया जाए। तो याचक क्या कह रहा है कि घोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं महाराज, मुझे एक क्या दे दीजिए? गजेंद्र अर्थात एक हाथी
दे दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि घोड़ा और हाथी ये दोनों बिल्कुल ही विपरीत है, यानी घोड़ा और हाथी है, इनके मूल्य में रात और दिन का अंतर है, यानी पहले घोड़ा मांगकर और फिर हाथी मांगना, ये लोक परंपरा या शास्त्रों के विपरीत क्रम की बात यहां पर की जा रही है, इसलिए इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा। एक और उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, यानी मारुत नंदन कौन है? हनुमान जी के लिए कहा गया है कि हनुमान जी जब उड़ान भरते हैं या हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो बूटी लेने के लिए जब गए थे तो वो इस गति से गए थे कि अब यहां पर उस गति को बिल्कुल विपरीत क्रम में, लोक शास्त्र के बिल्कुल विपरीत क्रम में यहां पर दिखाया गया है कि मारुत नंदन यानी हनुमान जी जब उड़ान भरते हैं तो मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाया, यानी मारुत नंदन ने मारुत यानी हवा का, हवा के बाद मन का और बाद में खगराज पक्षियों के राज कौन? गरुड़ का बेग लजा दिया है। यानी इनमें सबसे अधिक गति किसकी होती है? मन की, ठीक है। मन को सबसे अंत में लेना चाहिए और सबसे पहले लेना चाहिए खगराज को और नंबर 2 पर लेना चाहिए मारुत को। तो इसका जो सही क्रम क्या होगा? वह होगा मारुत नंदन खगराज को, यानी जो सही क्रम होगा वह क्या होगा? मारुत नंदन खगराज को, क्योंकि खगराज यानी पक्षियों का जो राजा है गरुड़, उसकी उड़ने की जो गति होती है, जो क्षमता होती है, वो इन तीनों में सबसे कम होती है, यानी मारुत यानी हवा और मन इन दोनों से कम होती है। तो मारुत नंदन खगराज को यानी पक्षी का, फिर पक्षी के बाद मारुत यानी हवा का तेज होता है, वो खगराज से ज्यादा होता है। तो हनुमान जी पक्षी यानी गरुड़ से भी ज्यादा, गरुड़ के बाद हवा से भी ज्यादा और हवा के बाद मन से भी तेज गति से उड़ने लगे। तो इसका सही क्रम क्या होगा? मारुत नंदन खगराज को, मारुत को, मन को बेग लजाया, यानी हनुमान जी इतनी तेज गति से उड़े कि उन्होंने पक्षियों के राजा गरुड़ का बेग भी लजा दिया, उससे जो तेज बेग होता है मारुत में हवा का, तो हवा का बेग है उसको भी लजा दिया और सबसे तेज जो बेग यानी गति होती है मन की होती है उसको भी लजा दिया, यानी मन से भी तेज गति से उन्होंने उड़ान भरी। तो दुष्कर्मत्व दोष जहां तक मैं मानता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आगे अगला जो हमारा दोष है वह है रस दोष, ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रस दोष यानी किसी भी प्रकार के रचना के रसास्वादन में जब कोई भी दोष उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर कौन सा दोष पाया जाता है? वहां पर रस दोष पाया जाता है। किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाए, यानी कहीं पर वीर रस की बातें हो रही हो, वहां पर शोक की बातें होने लग जाए, श्रृंगार की बातें हो रही हो, वहां पर करुण रस की बातें होने लग जाए, तो वहां पर रस दोष उत्पन्न हो जाता है और रसास्वादन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य रचना का जो उद्देश्य है वो रसास्वादन करना होता है। आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से कि काव्य रचना है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह कवि का क्या होता है? रसास्वादन करना, अर्थात पाठक और श्रोता है उसकी रचना का ठीक प्रकार से रसास्वादन करके अपना मनोरंजन कर सकें। लेकिन जब रसास्वादन में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, कोई भी बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर रस दोष पाया जाता है। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण है, उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि यहां पर किस प्रकार से रस दोष इस उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है। देखिए पहली जो पंक्ति है, इसकी पहली पंक्ति में श्रृंगार रस की बातें की जा रही है, जबकि दूसरी जो पंक्ति है उसमें वैराग्य भक्ति संबंधी बातें की जा रही है। देखिए, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, यानी क्या कहा है कि यहां पर होली खेलने की बात की जा रही है, श्रृंगार की बातें की जा रही है कि आज जमकर होली खेलो, पूरे मन के साथ होली खेलो, गोरी करत निहोरी हम, यानी जो गोरी है, जो नायिका है, उसको पूरी तरह से हमको रंग में सराबोर करना है। तो ये बातें हुई श्रृंगार रस की। लेकिन इसकी जो दूसरी पंक्ति है वह इस श्रृंगार रस में बाधा उत्पन्न कर रही है। यानी दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है? पलको पतों ने यहां काली कहा होई हो, यानी पल का पता नहीं है कि यहां पर अभी या कल कुछ
और घटित हो जाए, पता नहीं कैसी रचना या कैसी स्थिति यहां पर अवगत हो जाए। तो यहां पर ये जो नीचे वाली पंक्ति है ये वैराग्य सूचक या भक्ति की जो बातें हैं वो कर रही है। तो जब श्रृंगार की बातें हो रही है और उसी में बीच में भक्ति या वैराग्य की बात हो रही है तो निश्चित रूप से यहां पर रस दोष उत्पन्न हो रहा है। तो आपको मैंने बताया भी कि रस दोष वहां होता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक रस की बात की जा रही है और उसी में बीच में किसी दूसरे रस से संबंधित बातें होने लगे तो वहां पर रस दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं आपको काव्य शास्त्र के सारे टॉपिक्स ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज हमारा जो काव्य शास्त्र का टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। आपको काव्य शास्त्र में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जहां तक मैं मानता हूं कि इन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही सरल तरीके से, सरल उदाहरणों के माध्यम से, सरल परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और आपके समझ में भी आ गए होंगे। बाकी आप अपने पास जो उपलब्ध सामग्री है, जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं उदाहरण और विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, आप उनको भी लगातार पढ़ते रहें। और अब आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो भी नजदीक है, उसका राजस्थान सरकार के द्वारा तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। अतः आप व्यर्थ समय नहीं गंवा करके और अधिक से अधिक समय है वो अपनी पढ़ाई में दें ताकि आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। आगे अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।